हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है कोरोजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरोजन क्या होता है, फिर फॉर्म्स ऑफ कोरोजन देख लेंगे कितने कितने हैं और उनके फैक्टर्स भी देख लेंगे। हम हर एक कोरोजन को एक वीडियो में देखेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है हर एक कोरोजन को डिटेल से लिखना, क्योंकि एग्जाम में लगभग कोरोजन आएगा तो उनके नाम से ही आएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन, पीटिंग कोरोजन, तो नाम से आएगा ना तब एक कोरोजन आएगा। तो वो ये नहीं है कि 2-3 नंबर की डेफिनेशन में आएगा, वो 8 मार्क्स में आएगा। 8 मार्क्स में वो ऐसे पूछ सकता है कि डिफाइन करो यूनिफॉर्म कोरोजन को और गैल्वेनिक कोरोजन को, कोई 2 भी दे सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कई बार आया कि 16 नंबर में एक ही कोरोजन देगा। तो इस हिसाब से हमें मटेरियल कलेक्ट करना होगा कि एक टाइप के कोरोजन को हम 16 मार्क्स में लिख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में लिखना कैसे होता है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल इनटू ए मोर केमिकल स्टेबल ऑक्साइड। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो रिफाइंड मेटल को कन्वर्ट कर देता है केमिकल स्टेबल ऑक्साइड में, मतलब जिसमें मेटल और स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो कोरोजन की 2-3 डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एक ये देख ली, उससे नीचे वाले देखो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है, मतलब खराब होने लग जाता है, या फिर वो लोग खत्म होने लग जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में। एक और डेफिनेशन है देखो, द प्रोसेस ऑफ ईटन अप ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। सबसे ज्यादा आप यही डेफिनेशन देखोगे, पर जब एग्जाम में ऐसे आ जाएगी 4 मार्क्स में डिफाइन कोरोजन, तो 2-3 डेफिनेशन होंगी, आपके पास मटेरियल होगा लिखने के लिए, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब मेटल धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कैसे खत्म होगा वो मेटल, कि वो रिएक्शन करने लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ। मतलब जब भी कोई मेटल इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो रिएक्शन करने लग जाता है ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एक्सेट्रा के साथ। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, एक और कोरोजन है देख लो, कोरोजन इज ए जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस इंटरेक्शंस बिटवीन ए मटेरियल एंड इट्स इन्वायरमेंट लीडिंग टू ए डिग्रेडेशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज। यही वही बात है कि कोरोजन जनरल टर्म है जो डिस्क्राइब क्या करेगी, जब मटेरियल इन्वायरमेंट में मतलब छोड़ दिया जाता है या रख दिया जाता है तो कैसे कैसे उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिग्रेड होती हैं, यानी घटती जाती हैं। सबसे कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल है कोरोजन का आयरन रस्ट, यानी कि लोहे पे जंग लगना। ठीक है, कोरोजन में occur in the presence of gases और वेपर और ड्यू टू अटैक ऑफ एक्वस मीडिया। ये वही बात है कि कोरोजन अगर गैसेस के प्रेजेंस में आएगा, वेपर की मतलब कॉन्टेक्ट में आएगा ना कोरोजन तब भी हो जाएगा, मतलब कोई मेटल कॉन्टेक्ट में आएगा गैसेस के, वेपर के, तो कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ कोरोजन क्या होती हैं। तो हमारे एग्जाम में लगभग 8 काफी फॉर्म्स होती हैं कोरोजन की, लेकिन 8 है ना, ये मेन टाइप्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। कुछ और भी हैं जैसे कि हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट है, वो टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। पहले ये 8 फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहली फॉर्म है यूनिफॉर्म कोरोजन, दूसरी है गैल्वेनिक कोरोजन, तीसरी है पिटिक कोरोजन, चौथी है क्रेवाइस कोरोजन, 5th है इंटरग्रेनुलर कोरोजन, 6th है स्ट्रेस कोरोजन, 7th है एक्सफोलिएशन कोरोजन और 8th है इरोजन कोरोजन। अब हम इन कोरोजन को नंबर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कोरोजन क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं यूनिफॉर्म कोरोजन की डेफिनेशन क्या है। यूनिफॉर्म कोरोजन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज अटैक ऑफ द एंटायर मेटल सरफेस एक्सपोज्ड टू द कोरोसिव एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस। यूनिफॉर्म कोरोजन सिंपली सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म कोरोजन यूनिफॉर्मली होता है, मतलब कि होमोजीनियसली होता है। जब कोई भी मेटल इन्वायरमेंट में मतलब छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि जो एंटायर मेटल की सरफेस है ना, वो यूनिफॉर्मली डिग्रेड होगी। कि मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई ये मेटल सरफेस है, यहाँ से कोरोजन लग गया, यहाँ से कोरोजन लग गया, वो ऐसे होगा जैसे यूनिफॉर्मली कोरोजन है, ऐसे धीरे धीरे पूरी मेटल सरफेस पे यूनिफॉर्मली कोरोजन होता जाएगा। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट्स जान लेते हैं इसके। इट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन विच अकर्स वेयर मेटल और अलॉय इज कंप्लीटली होमोजीनियस। ये वो टाइप है कोरोजन का जहां पे जो मेटल है ना या फिर कोई अलॉय है वो कंप्लीटली होमोजीनियस हो। होमोजीनियस से क्या समझेंगे कि हम कि सेम नेचर की हो, केमिकली भी एज वेल एज मैकेनिकली भी। ठीक है, यूनिफॉर्म कोरोजन इज ऑल्सो नोन एज जनरल कोरोजन। मतलब यूनिफॉर्म कोरोजन का दूसरा नाम क्या है, जनरल कोरोजन भी है, जहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं।
ठीक है। ये जो कोरोजन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी होंगी इसमें। काफी जगह आपको बुक में देखेंगे कि डायग्राम भी बनाया होता है जिसमें एनोड कैथोड लगा के मतलब इलेक्ट्रोड लगा के दिखाए होते हैं। उसमें दिखाया जाएगा कि जो मेटल है ना जिस पे कोरोजन होगा वो तो एक्ट करेगा एनोड की तरह, ठीक है। और दूसरा जो कैथोड है ना वो क्या होगा, मेटल बीइंग प्रोटेक्टेड, जो मेटल जो प्रोटेक्ट होगा ना वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और जिस पर कोरोजन होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। इतना ही लिख देना, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। यूनिफॉर्म कोरोजन का ही जो लोहे पे जंग लगता है ना वो सबसे मेन एग्जांपल यूनिफॉर्म कोरोजन का ही टाइप है, वो लोहे पे जंग लगना, स्टील पे लगना, ठीक है। जो मैं डायग्राम बता रही थी ना आपको वो देखो ये रहा, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द यूनिफॉर्म अटैक ड्यू टू जनरल कोरोजन, ये है, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म कोरोजन की, देख लो एक बार। ये हमारा कोई भी मेटल सरफेस था, ये यहाँ पर कंप्लीटली मेटल सरफेस था, धीरे धीरे गड्ढा बनने लगा और फिर यूनिफॉर्म कोरोजन हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ कोरोजन डेवलप्स एज पीट्स ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर एंड रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म डिक्रीज इन थिकनेस ओवर द एंटायर मेटल सरफेस। इसमें क्या होगा, इस टाइप ऑफ कोरोजन में पिट्स मतलब गड्ढे बन जाएंगे, धीरे धीरे छोटा गड्ढा बनेगा स्मॉल डायमीटर का, और फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म डिक्रीज होने लग जाएगा मेटल की थिकनेस में, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली मतलब जो मेटल की सरफेस है ना वो कोरोड होने लग जाएगी। और जो यूनिफॉर्म कोरोजन की रेट है ना वो कैसे पता चलेगी, जो रेट ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन है ना कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द मास लॉस और द क्वांटिटी ऑफ रिलीज्ड हाइड्रोजन। ये कैसे पता चलेगी, मेटल देखो पहले कंप्लीट मेटल का कुछ मास था, फिर मेटल कोरोड होने लग गया तो उसका मास कम हो जाएगा। मतलब कैसे पता लगेगा कि अगर कुछ ना कुछ तो मेटल कोरोड हुआ है तो उसका मास में कमी होगी ना, जो मास में कमी हुई है उससे हम पता लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्म कोरोजन हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है। और एक और बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, उससे भी हम यूनिफॉर्म कोरोजन की रेट को निकाल सकते हैं। अब जो यूनिफॉर्म कोरोजन होता है ना वो दो तरह का होता है, एटमॉस्फेरिक कोरोजन और कोरोजन बाय मिनरल एसिड्स। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन मतलब कैसे होता है, क्या फैक्टर्स हैं, और थोड़ा जानेंगे कि कोरोजन मिनरल एसिड के द्वारा कैसे होता है। उससे पहले हमें 16 मार्क्स में आ जाता है तो यूनिफॉर्म कोरोजन कुछ केमिकल रिएक्शन है वो लिखनी होती है, एक बार वो देख लो। इसमें भी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है यूनिफॉर्म कोरोजन की। यूनिफॉर्म कोरोजन इज द टाइप ऑफ कोरोजन वेयर मेटल सर्फेसेस आर अटैक्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस देयर एंटायर सरफेस एरिया लीडिंग टू ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ मटेरियल। दिस टाइप ऑफ कोरोजन अकर्स व्हेन द एंटायर सरफेस ऑफ द मेटल इज एक्सपोज्ड टू ए कोरोसिव एनवायरनमेंट सच एज एयर, वाटर और केमिकल्स। ये वही बात है, उसमें पॉइंटों में लिखी हुई थी, इसमें डायरेक्ट लिख दी कि यूनिफॉर्म कोरोजन है ना मेटल मतलब एंटायर मेटल सरफेस पे यूनिफॉर्मली होगा। जब मेटल इन्वायरमेंट में रख दिया जाएगा तो ग्रेजुअल लॉस होगा मटेरियल का, और जो मेटल है ना वो किसके साथ रिएक्ट करके कोरोड होगा, एयर के साथ, वाटर के साथ और केमिकल्स के साथ, ठीक है। तो जो मैं रिएक्शन बता रही थी ना वो देख लो एक बार। तो मैकेनिज्म ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन देख लो एक बार, ये लिखना जरूरी है काफी। यूनिफॉर्म कोरोजन, यूसी मतलब यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म कोरोजन टिपिकली अकर्स थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म मेटल आयंस which then react with the corrosive agent to form corrosion product। ये क्या कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म कोरोजन है ना, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर करेंगी, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन भी होगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, जो मेटल एटम है ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको बोलेंगे हम, जहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जो मेटल आयन बनेगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब जो चार्ज आएगा वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा मेटल के ऊपर। मतलब मेटल ने एटम इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम है उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मान लो, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके उस पर कुछ चार्ज आएगा, तो जो चार्ज आएगा ना, जो चार्ज वाला मेटल है वो रिएक्ट करेगा कोरोसिव इन्वायरमेंट के साथ ताकि वो कोरोजन का प्रोडक्ट बना सके। ये सिंपली यही कहा हुआ है कि कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज मेटल में बन जाएगा, तो अब जो मेटल आयन बना है ना वो रिएक्ट करेगा कोरोसिव इन्वायरमेंट के साथ ताकि कोरोजन प्रोडक्ट को बना सके। इतना ही लिखा हुआ है। अब हमारा रिएक्शन के लिए हम एग्जांपल बता देते हैं कि आयरन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो वही केस देखेंगे। इन द केस ऑफ आयरन Fe कोरोडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोरोजन लिख देना यहाँ पे, आयरन की प्रेजेंस में कोरोजन होगा, सॉरी आयरन का कोरोजन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अब रिएक्शंस देख लेते हैं।
ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस में होगा। अब फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, देख लो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। पहले देखो Fe था, आयरन था, Fe ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Fe2+ बन गया। जैसा कि क्या बताया था मैंने, पहले मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फिर क्या बना लेगा, मेटल आयन बना लेगा। तो Fe2+ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। अब क्या होगा, ऑक्सीजन है, वाटर है और 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बना लेंगे, 4OH नेगेटिव। ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, Fe2+ और 2OH नेगेटिव आयन बल्कि FeOH का होल ट्वाइस बना लेंगे। और जो FeOH का होल ट्वाइस है ना, जो आयरन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, ये कोरोजन प्रोडक्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस एज ए कोरोजन प्रोडक्ट एंड इट फर्दर रिएक्ट विद O2 इन द एयर अलोंग विद द मॉइस्चर टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। ये क्या कह रहा है कि जो ये FeOH का होल ट्वाइस बना है ना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेगा, ये बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। और जो FeOH का होल थ्राइस है ना, वो फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और वो बनाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन वाला, कि रस्ट के वो बनाएगा रस्ट, जिसे क्या बोलते हैं, Fe2O3.H2O, ठीक है। तो देखो ये FeOH का होल थ्राइस है ना, ये 4 टाइम्स होगा प्लस O2 होगा और क्या जो क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3.H2O प्लस 2H2O। ये आपको याद करनी होगी रिएक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखनी है क्योंकि बस इतना ही है रिएक्शन में और बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी थ्योरी लिखनी है। दिस रस्ट लीड्स टू द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस। ये रस्ट क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो बना है ना, वो धीरे धीरे मेटल को घटाता जाएगा, डिस्ट्रॉय करता जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा उसका। डिटोरिएशन का मतलब यही है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कोरोजन की एक बार रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैंने तो 5-6 लिख रखे हैं, आप 2-3 लिख देना बहुत है इतना एग्जाम में। आप मार्क्स के हिसाब से लिखना, सबसे जरूरी ये है कि एग्जाम में यूनिफॉर्म कोरोजन कितने नंबर का आएगा। मैं आपको पूरा मटेरियल दूंगी 16 मार्क्स का, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। मेन पॉइंट्स मैं बता दूंगी जो 8 मार्क्स में है, तो क्या क्या लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट। पहले आप पूरे 16 मार्क्स के हिसाब से पढ़ लीजिए। पहला एग्जाम्पल है रियल लाइफ एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, इस जिसकी हमने रिएक्शन भी डिटेल में देख ली है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म कोरोजन का। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर, आयरन सर्फेसिस कोरोड यूनिफॉर्मली फॉर्मिंग रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड रस्ट ओवर टाइम। लोहे पे जो ब्राउन कलर दिखता है ना हमें, उसे ही रस्ट बोलते हैं, जो क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। जब हमारा लोहे का जो मेटल है ना, वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके यूनिफॉर्मली कोरोड होता जाएगा और रेडिश ब्राउन का मटेरियल बनाएगा, जिसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फिर रस्ट। धीरे, और जो ये कोरोजन होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, ये नहीं एक टाइम के बाद जल्दी से दिखने लग जाएगा, इसमें काफी टाइम लग जाता है, स्लो प्रोसेस है। कोरोजन, सेकंड एग्जांपल है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कोरोजन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो अंडरगो यूनिफॉर्म कोरोजन एक्सपोज टू सर्टेन एनवायरनमेंट सच एज एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। दिस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस। जब एल्यूमिनियम का मटेरियल है ना, एल्यूमिनियम, पहले तो ये देख लो कि ये लिख देना कि एल्यूमिनियम में भी यूनिफॉर्म कोरोजन होता है जब वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाएगा, लेकिन सर्टेन टाइप ऑफ, मतलब कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट्स हैं जहां पे एल्यूमिनियम का यूनिफॉर्म कोरोजन होगा। वो एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जब मतलब मटेरियल जब एसिडिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन में रख दिया जाता है ना, मतलब ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाता है एल्यूमिनियम को, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, जिससे एल्यूमिनियम कोरोड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, देख लो, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब जैसे कि हम देख लेते हैं चांदी की कोई भी चीज होती है, वो टाइम के साथ काली हो जाती है, तो वो यूनिफॉर्म कोरोजन का ही एक एग्जांपल है। where due to the formation of black and Ag2S silver sulfide layer on it which loses to shining of silverware। यहाँ पे सिल्वरवेयर लिखना था, सिल्वरवेयर टर्न्स इनटू ब्लैक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप। सिल्वरवेयर धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं काले, क्योंकि वहां पे Ag2S का फॉर्मेशन होता है। Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से शाइनिंग, जो सिल्वर के मटेरियल्स हैं या फिर मेटल्स हैं, वो शाइनिंग लूज कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल यूनिफॉर्म कोरोजन का, पाइपलाइन।
पाइपलाइन में क्या होता है, देखो अंडरग्राउंड और सबमर्ज्ड पाइपलाइंस made of metal alloys are prone to uniform corrosion when in contact with soil or water containing corrosive substances। जब अंडरग्राउंड देखो, अंडरग्राउंड पाइप्स तो लगे होते हैं जिसमें पानी होता है, तो जब ये पाइप है, मान लो ये अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पे मिट्टी भी होगी, मॉइस्चर, ये हमारा पाइप है, मान लो पाइपलाइन है, नीचे पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की, मान लो जैसे कि, तो यहाँ पे तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, सॉइल में मॉइस्चर भी होगा, तो जब ये पाइप्स सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कोरोजन सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब यूनिफॉर्म कोरोजन होता है, सिंपली लिख देना। फिफ्थ एग्जांपल है मैराइन स्ट्रक्चर्स। शिप्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एंड कोस्टल स्ट्रक्चर्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म कोरोजन ड्यू टू एक्सपोजर टू साल्ट वाटर। ये जो मतलब जहाजें होती हैं, जैसे कि वो ये हमारी कोई भी शिप है, मान लो यहाँ पे पानी है, तो ये जो एरिया है ये तो कांटेक्ट में आएगा, और समुद्र का पानी तो खारा होता है, वहाँ पे नमक होता है, तो ये यही कह रहा है कि जो शिप्स हैं, जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं एंड कोस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म कोरोजन होगा, क्योंकि वो एक्सपोज होती रहती हैं लगातार साल्ट वाटर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल्स का। द मेटल बॉडी ऑफ ए कार कैन एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म कोरोजन ड्यू टू एक्सपोजर टू रोड साल्ट, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स ओवर टाइम। देखो जो हमारी गाड़ी होती है ना, उनकी जो व्हील्स होते हैं उनमें भी तो लोहा लगा होता है, वो भी धीरे धीरे जंग खाने लग जाते हैं। जंग कैसे खाएंगे कि जब वो बार बार रोड पे जाएंगे, तो रोड पे ना साल्ट होता है, मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एकदम से तो नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ हमें कोरोजन दिखना शुरू हो जाता है। अब हम जान लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग यूनिफॉर्म कोरोजन। नंबर के हिसाब से लिखना है आपको, 8 मार्क्स में आए तो ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है ये कम कर देना, 2-3 लिख देना। फैक्टर्स में ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बता दूंगी, वो जरूरी है 8 मार्क्स में आएंगे तो लिखने हैं, और 16 मार्क्स में आए तो आप कंप्लीट लिख देना। तो अब देखो पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें यूनिफॉर्म कोरोजन होगा? द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ड्यू, ऑक्सीजन, साल्ट्स एंड पोल्यूटेंट्स जैसे कि SO2, H2S इन द एनवायरनमेंट कैन एक्सेलरेट यूनिफॉर्म कोरोजन। जब मॉइस्चर प्रेजेंस होगा, ह्यूमिडिटी होगी, मतलब ओस की बूंदें होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, साल्ट होगा, पोल्यूटेंट्स होंगे इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म कोरोजन बढ़ जाएगा। अगर ये चीज इन्वायरमेंट प्रोड्यूस मिला मेटल को, तो यूनिफॉर्म कोरोजन तेजी से बढ़ेगा। अब देखो टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट है हमारा। टेम्परेचर में क्या होगा? हाई टेम्परेचर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन बाय प्रोमोटिंग केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द मेटल एंड द कोरोसिव एजेंट्स। टेम्परेचर हाई होगा, सिंपली लिख देना, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई है तो यूनिफॉर्म कोरोजन की रेट हाई है, बस इतना ही लिख देना। सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ मेटल are more susceptible to uniform corrosion as they provide more site for corrosion to occur। more susceptible का क्या मतलब है कि मतलब ज्यादा होगा यूनिफॉर्म कोरोजन। आप जनरल लैंग्वेज में लिख देना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा यूनिफॉर्म कोरोजन। लार्जर इज द सरफेस एरिया देन लार्जर विल बी द रेट ऑफ द यूनिफॉर्म कोरोजन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है पीएच लेवल। हाईली एसिडिक और बेसिक कंडीशन कैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन। इसमें भी सिंपली लिख देना, जितनी ज्यादा एसिडिक कंडीशन, जितनी ज्यादा बेसिक कंडीशन, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन। अब हम प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन से पहले एक बार एटमॉस्फेरिक कोरोजन और देख लेते हैं। यूनिफॉर्म कोरोजन की मैंने 2 टाइप बताई थी ना, एटमॉस्फेरिक कोरोजन और कोरोजन बाय मिनरल एसिड। उसमें थोड़ा एटमॉस्फेरिक कोरोजन देख लेते हैं क्या होता है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। ये वाला एटमॉस्फेरिक कोरोजन और कोरोजन बाय मिनरल एसिड वाला तभी लिखें जब 16 मार्क्स में आ जाए, ताकि थोड़ा मतलब पेज भी तो भरने होते हैं ना, 16 मार्क्स ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे, 4-5 पेज तो भरने ही होंगे ना। तो देखो एटमॉस्फेरिक कोरोजन ऑफ मेटल्स अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। एटमॉस्फेरिक कोरोजन है ना, एटमॉस्फेरिक कोरोजन मेटल्स का, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म से ही होता है। एटमॉस्फेरिक कोरोजन के एग्जांपल हैं टार्निशिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रास, सिल्वर, व्हाइट रस्ट और जिंक। व्हाइट रस्ट ऑन जिंक है ये। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर, कॉपर है ना हमारा, वो भी ग्रीन कलर का पड़ जाता है धीरे धीरे, वो एटमॉस्फेरिक कोरोजन का टाइप होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं एटमॉस्फेरिक कोरोजन की, वो देख लेते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, पहला फैक्टर। द मेन कंपोनेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल आर सैंड, साल्ट, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड अदर केमिकल्स। डस्ट पार्टिकल इनहेंस एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। डस्ट पार्टिकल्स मेन कंपोनेंट है ना, डस्ट पार्टिकल ये क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स में होता क्या इंक्लूड है? मिट्टी होती है, साल्ट होता है, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और कुछ अदर केमिकल्स भी होते हैं जो यूनिफॉर्म कोरोजन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? वो 2 रीजन बताए हैं, वो देख लीजिए एक बार।
They absorb moisture from air due to their hygroscopic nature and the metal surface is quickly covered with a moisture film. ये क्या कहना चाहता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को. हाइग्रोस्कोपिक नेचर का सबसे एग्जाम्पल आपने एलिमेंट देखा होगा NaCl को अगर हम खुला छोड़ देते हैं वो मतलब पानी सा हो जाता है बिल्कुल. मतलब ऐसा होगा ना, वो सॉलिड होगा ना वो लिक्विड होगा. थोड़ा देखा होगा आपने लैब में काफी बार. वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो जो डस्ट पार्टिकल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मेटल सरफेस को ये हमारा मेटल सरफेस है मान लीजिए, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एक फिल्म सी बना देंगे. They absorb atmospheric gases like nitrogen and sulfur dioxide and these corrosive gases, यहाँ पे ये लिखना है पहले these के बाद, and these get concentrated on the metal surface and corrosive gases combine with atmospheric moisture to form acid. सिंपली इतना कुछ मत लिखना, सीधा लिख देना कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है ना, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो भी डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि रेट है ना यूनिफॉर्म कोरोजन का बढ़ जाता है. बस इतना ही लिखना, ज्यादा मत लिखना. दे कैन फॉर्म गैल्वेनिक कपल विद द एक्सपोज्ड मेटल. ये पॉइंट रहने देना, ये 2 पॉइंट काफी है कि मतलब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से, जिससे मेटल पे एक फिल्म बना लेते हैं ये डस्ट पार्टिकल, जिससे कोरोजन जल्दी होने लगता है. ठीक है. दूसरा पॉइंट बता देना कि नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन गैसेज को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कोरोजन बढ़ जाता है. बस इतना ही है, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा बातें मत लिखना. गैसेज इन द एटमॉस्फेयर सेकंड पॉइंट है हमारा. Atmospheric CO2 has no harmful effect on the corrosion resistant metal. जो एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेज है ना, वो कैसे यूनिफॉर्म कोरोजन को अफेक्ट करती हैं. तो ये कहना चाहता है कि जो CO2 है ना, हमारी एटमॉस्फेरिक CO2, वो अफेक्ट नहीं करती कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल को. ठीक है. मतलब यूनिफॉर्म कोरोजन का ज्यादा अफेक्ट नहीं होता CO2 की वजह से. CO2 की वजह से यूनिफॉर्म कोरोजन नहीं होता सिंपली. ठीक है. कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता. प्रेजेंस ऑफ H2S इन एटमॉस्फेयर results in tarnishing of silver, copper, nickel, etc. जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना एटमॉस्फेयर में, इसकी प्रेजेंस से यूनिफॉर्म कोरोजन होगा. देखो यहाँ कहाँ पे हो रहा है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर मैंने बताया था, यूनिफॉर्म कोरोजन का ही तो एग्जांपल है. तो यही तो कह रहा है कि H2S है ना एटमॉस्फेयर में होगा तो क्या होगा, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर होगी, कॉपर होगा, निकल होगा. SO2 भी कोरोसिव इन नेचर है. मतलब SO2 गैस अगर प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में जहां पे हमारा मेटल रखा हुआ है तो वहां पे भी यूनिफॉर्म कोरोजन होगा. ठीक है. 3 गैसेस बताइए. CO2 से हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, H2S से कोरोजन होगा, SO2 से कोरोजन होगा. नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. द कोरोजन रेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ए क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी एग्जिट्स, क्रिटिकल है ये वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी एग्जिट्स below which corrosion of many metals in such atmosphere is negligible. ये कहना क्या चाहता है कि मान लो जनरली हमारे पास 50 वैल्यू है किसकी, ह्यूमिडिटी की. तो ये क्या कहना चाहता है, अगर 50 से कम होगी तो यूनिफॉर्म कोरोजन नेग्लिजिबल होगा. ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है. अगर इससे ज्यादा हुई तो हमारा एटमॉस्फेरिक कोरोजन होगा. बस यही बात कह रहा है कि ये क्रिटिकल वैल्यू होती है, उससे नीचे कोरोजन नेग्लिजिबल होगा. लेकिन अगर क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर गई ह्यूमिडिटी तो क्या होगा, कोरोजन होगा. बस इतना ही है. एक एग्जांपल भी बताया हुआ है. कोरोजन ऑफ स्टील इज वेरी लो एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिलो 60% एंड इंक्रीजेज रैपिडली एट हायर ह्यूमिडिटीज. ये क्या कहना चाहता है, अगर ह्यूमिडिटी 60% से नीचे है तो स्टील का कोरोजन नेग्लिजिबल होगा या फिर बहुत कम होगा. ठीक है. लेकिन इंक्रीज करेगा रैपिडली हायर ह्यूमिडिटीज पे. ठीक है. एटमॉस्फेरिक कोरोजन देख लेते हैं कैसे कैसे कम किया जा सकता है. पहला है यूजिंग बेटर अलॉयज, हमें बेटर अलॉयज यूज कर लेनी चाहिए. दूसरा है यूजिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोटिंग्स, मेटल के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है ना, वो यूजिंग कोटिंग्स. यूज ऑफ वोलेटाइल इनहिबिटर्स. फोर्थ है यूज ऑफ स्लशिंग कंपाउंड्स. ठीक है. बस इतना ही है एटमॉस्फेरिक कोरोजन में. अब मिनरल एसिड के 2-4 पॉइंट हैं वो देख लीजिए एक बार. यूनिफॉर्म कोरोजन ऑफ मैनी मेटल अकर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड. यूनिफॉर्म कोरोजन बहुत सारे मेटल्स हैं, यूनिफॉर्म कोरोजन होता है जहां पे मेटल्स का मिनरल एसिड्स की वजह से. रेट ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन बाय मिनरल एसिड्स डिपेंड अपॉन एसिड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. जो यूनिफॉर्म कोरोजन का रेट है ना मिनरल एसिड के द्वारा यूनिफॉर्म कोरोजन, याद रखना वो एटमॉस्फेरिक कोरोजन था एटमॉस्फेरिक गैसेज की वजह से. ये है मिनरल एसिड्स प्रेजेंट होंगी इन्वायरमेंट में तो जो रेट है ना यूनिफॉर्म कोरोजन का
वो किस किस पर डिपेंड करेगा, एसिड टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इन सम केसेस कोरोजन इंक्रीजेज विद एसिड कंसंट्रेशन एंड इन अदर केसेस इट डिक्रीजेज। या क्या कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि मतलब एसिड अगर इंक्रीज हो जाएगी एसिड की कंसंट्रेशन तो यूनिफॉर्म कोरोजन मिनरल एसिड वाला इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ केसेस में इंक्रीज होता है और कुछ केसेस में डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका रेट क्या है कि यूनिफॉर्म कोरोजन इंक्रीज होगा एसिड कंसंट्रेशन के साथ और डिक्रीज भी हो सकता है एसिडिक कंसंट्रेशन के साथ। एटमॉस्फेरिक और मिनरल एसिड में इतना ही है, ठीक है। अब आप देख लीजिए प्रिवेंशंस। ये प्रिवेंशन है ना, ये वाली मतलब कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये कंप्लीट यूनिफॉर्म कोरोजन की है। अभी जो आपने देखी है वो किसकी थी, एटमॉस्फेरिक कोरोजन की प्रिवेंशंस। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी जब बता दूंगी कैसे कैसे लिखना है। तो प्रिवेंशंस देख लो, पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग्स सच एज पेंट्स, प्राइमर्स और मेटल प्लेटिंग कैन क्रिएट ए बैरियर बिटवीन द मेटल सरफेस एंड कोरोजन इन्वायरमेंट। देखो ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये हमारा मेटल सरफेस है, मान लो इसे हमने पेंट कर दिया। तो पेंट करने से क्या हुआ है, देखो ये हमारी मेटल है, हमारा मेटल पे एक लेयर बन गई। अब इन्वायरमेंट पे जो मतलब गैसेज इफेक्ट करेंगी वो यहाँ पे करेंगी, मेटल के पास नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये यही कहना चाहता है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग्स अगर हम अप्लाई कर देते हैं पेंट की या फिर प्राइमर लगा देते हैं हम, तो उससे क्या होगा, बैरियर बन जाएगा मेटल सरफेस के बीच में और कोरोसिव इन्वायरमेंट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट है कोरोजन इनिबिटर्स। एडिंग कोरोजन इनिबिटर्स टू द इन्वायरमेंट और यूजिंग कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉयज कैन हेल्प स्लो डाउन द रेट ऑफ कोरोजन। अगर हम कोरोजन इनिबिटर्स ऐड कर देंगे इन्वायरमेंट में या फिर कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉयज या फिर वो ही अलॉय यूज कर लें जो कोरोजन रेजिस्टेंट हो, जिसमें कोरोजन ना होता हो, तो वो क्या होगा, स्लो कर देगा रेट ऑफ डाउन ऑफ कोरोजन को। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन। Implementing cathodic protection techniques such as artificial anode system or impressed current system can help to prevent uniform corrosion by providing a more reactive surface for corrosion to occur. इसमें क्या कहना चाहता है कि हम कैथोडिक प्रोटेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे कि सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, उसमें यूनिफॉर्म कोरोजन प्रिवेंट हुआ क्योंकि मतलब एक और रिएक्टिव सरफेस प्रोवाइड कर देगा कोरोजन, जहां पे कोरोजन होता रहेगा और मेटल सरफेस बचा रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा प्रॉपर मेंटेनेंस। हमें बार बार हमारी मेटल सरफेस को देखते रहना चाहिए, सबसे बेस्ट तो यही है। देखो पेंट भी कर देते हैं फिर भी कोरोजन तो होता है। अगर हम हमारी चीज को संभाल के रखेंगे तो सही होगा ना, क्लीन रखेंगे। रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेटल सरफेस। इसमें हम बार बार देखते रहें, क्लीन करते रहें हमारी मेटल को या फिर मेंटेन करते रहें मेटल की सरफेस को, तो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही है। अब मैं बता देती हूँ 8 मार्क्स में आए तो कितना लिखना है, 16 मार्क्स में आए तो आपको सारा ही लिखना है। 8 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। 8 मार्क्स में आए तो देखो ये वाले डेफिनेशन, ये वाली और ये वाली, ये चारों डेफिनेशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें फॉर्म्स ऑफ कोरोजन बता देनी है, ठीक है। सॉरी ये तो पूरा कोरोजन का है। अगर यूनिफॉर्म कोरोजन आए तो क्या बताना है, यूनिफॉर्म कोरोजन आए ना तो इनमें से कोई भी एक ये वाली बता देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कोरोजन की। एक कोरोजन क्या होता है ये बता देना, फिर यूनिफॉर्म कोरोजन की डेफिनेशन बता देना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट बता देना, ये वाला भी बताना और ये वाला भी, फिर ये वाला बता देना, ये रहने देना। फिर उसके बाद ये डायग्राम जरूर बना के आना। डायग्राम से एग्जामिनर का मतलब सीधा ध्यान जाता है, फिर आपकी कमियां कम देखेगा, वो गलतियां कम देखेगा, कमियां कम निकालेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी बताना है और ये टाइप भी बता देना, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक कोरोजन में सिर्फ इतना ही लिख देना, ये ठीक है। ये वाली बातें मत लिखना कि फैक्टर्स अफेक्ट क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक कोरोजन को, ये पूरा पेज छोड़ देना, ठीक है। ये वाला पेज आपको नहीं लिखना है अगर 16 मार्क्स में आता है तो, नहीं सॉरी 8 मार्क्स में आता है तो, 16 मार्क्स में आता है तो आपको सब कुछ लिखना है फिर तो, ठीक है। ये तो नहीं लिखना। और 8 मार्क्स में आए तो क्या लिखना है, इसमें भी तो है ना थोड़ा, ये मैकेनिज्म लिखना है। देखो सबसे पहले कोरोजन की डेफिनेशन बता देना, फिर कोरोजन की वो 4-5 पॉइंट है ना अभी भी दिखाए मैंने, वो बता देना। फिर बता देना यूनिफॉर्म कोरोजन के 2 टाइप होते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन और मिनरल एसिड वाला, वो बता देना। एटमॉस्फेरिक कोरोजन का थोड़ा सा बता देना एटमॉस्फेरिक क्या होता है और मिनरल एसिड से कैसे होता है, बस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 लाइन बता देना, हो गया।
सिर्फ ऊपर ऊपर जो जहाँ से स्टार्टिंग है ना वो बता देना। फिर लिख देना मैकेनिज्म क्या होता है यूनिफॉर्म कोरोजन को, ये बात बता क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर मैकेनिज्म बताना, फिर ये रिएक्शन भी बतानी होगी आपको, ठीक है। फिर ये जो रियल लाइफ की एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट ये वाला बता देना, ये इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला, एक टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और एक कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, 3 काफ़ी हैं, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल बता देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल हेडिंग डाल के। फिर फैक्टर्स और प्रिवेंशंस, अगर कोई भी यूनिफॉर्म कोरोजन नहीं सॉरी कोई भी कोरोजन आता है तो फैक्टर्स और प्रिवेंशन जरूर बता के आना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग यूनिफॉर्म कोरोजन बता देना, इसमें तो 4 ही हैं, चारों ही बता देना, और प्रिवेंशंस भी 4 ही हैं, चारों ही बता देना। इतना ही लिखना है आपको। 8 मार्क्स में मोर देन सफिशिएंट है, 8 मार्क्स में से एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। फिर एक बार फिर से बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। देखो 8 मार्क्स में आए तो यूनिफॉर्म कोरोजन की डेफिनेशन बता देना, फिर यूनिफॉर्म कोरोजन के 2-3 वो पॉइंट बताए हैं वो बता देना, फिर टाइप्स बता देना यूनिफॉर्म कोरोजन के, 2-2 लाइन टाइप के बारे में बता देना, मैकेनिज्म बताना, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना, डायग्राम जरूर बनाना, फिर फैक्टर्स और प्रिवेंशंस बताना। फैक्टर्स और प्रिवेंशंस है ना वो तो लगभग सभी कोरोजन्स में ही लिखने हैं, और आप ये बात देखेंगे आगे चल के जो फैक्टर्स और प्रिवेंशन है ना वो लगभग सभी कोरोजन में एक जैसे हैं, मतलब एक याद कर लेना और लगभग में वही लिख देना, सही है, आपका काम सा चल जाएगा। बाकी एक आधे पॉइंट कुछ ऐसे भी हैं जो अलग लिखने हैं, वो आप देख लेना एक बार। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।